नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात करेंगे मूल अधिकार की। हम लोगों ने कल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़े थे, हम मूल अधिकार पढ़ेंगे। अब मूल अधिकार हम लगभग 3 क्लासेस में कवर करेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है और काफ़ी अच्छे से इसको हमें पढ़ना है। आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पॉलिटी में सबसे ज़्यादा अगर चैप्टर पूछा जाता है तो वो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं। तो यहाँ से बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। मैं पूरी डिटेल में आपको कराता हुआ चलूँगा। बस रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी चीज़ें मैं आपको कराऊँ, जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँ, उन्हें आप लिखते हुए चलें, उन्हें आप पढ़ते हुए चलें। विश्वास रखना कि ये मेहनत आपकी निश्चित ही सफल होगी। यहाँ पर हम मूल अधिकार की बात कर रहे हैं और मूल अधिकार जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं कि ये होते क्या हैं। मूल अधिकार ऐसे अधिकार जिसे किसी देश में रहने वाले व्यक्ति को सभी सभी अधिकार प्राप्त हों। सभी अधिकार में जैसे कि हमारे स्वतंत्रता का अधिकार हुआ, समानता का अधिकार हुआ, शोषण के विरुद्ध अधिकार हुआ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हुआ, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार हुआ। ठीक है, इस प्रकार के जो अधिकार हमें मिलते हैं वो नागरिक को मिलते हैं। हालांकि गैर नागरिकों को भी कुछ मूल अधिकार मिलते हैं, लेकिन सभी मूल अधिकार केवल नागरिक को प्राप्त हैं। गैर नागरिकों को भी मूल अधिकार दिए जाते हैं, उन पे भी मैं चर्चा करूंगा। तो आप सभी साथी प्लीज मेरे साथ जुड़ेंगे, मेहनत करेंगे। तो सभी को नमस्कार, राधे राधे। जल्दी जल्दी से आप लोग भैया यहाँ पर आ जाइए। तो आप लोगों ने कल जितना मैंने पढ़ा था वो आपने लिखा या नहीं लिखा, प्लीज़ पहले मुझे ये बताएं। चलिए, यहाँ पर हम बात करेंगे। यहाँ हम बात करने वाले हैं मूल अधिकार की। अब बात आती है सर मूल अधिकार हम किसे कहते हैं, मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, साथ के साथ आप लिखते चलें। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं क्लास में ही आपको याद कराता हुआ चलूँ, सारी चीज़ें मैं आपको क्लास में पढ़ाऊँ। देखिए, जब हम मूल अधिकार पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाता है कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है। आप कहेंगे सर मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, 12 से लेकर 35 तक। भाग 3 को संविधान का क्या कहा जाता है? आप कहेंगे सर संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। ये मैं पूरी पीडीएफ एडवांस में दे दूंगा आज। हालांकि 3 दिन ये क्लास चलेगी क्योंकि बड़ा टॉपिक है। कोशिश करेंगे 2 क्लास में खत्म करने की, वरना नहीं होगा तो 3 क्लास में। ठीक है, अब बात आती है कि सर यहाँ पर संविधान का मेग्ना कार्टा, भाग 3 को संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकारों का विकास भी हम पढ़ेंगे। देखिए, मूल अधिकारों का विकास कहाँ पर हुआ है, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि वर्ल्ड में, विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर सबसे पहले मूल अधिकारों का विकास हुआ। तो आप कहेंगे सर ब्रिटेन प्रथम देश है, प्रथम देश जहां पर मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास किया गया। आप कहेंगे सर जो मूल अधिकारों से संबंधित पहला दस्तावेज था, जो डॉक्यूमेंट था, आप कहेंगे सर जो डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर आप मुझे बताइए डॉक्यूमेंट है तो आप लोग कहेंगे सर 1215 में ब्रिटेन में, भैया 1215 ब्रिटेन में राजा सर जॉन के द्वारा एक लिखित दस्तावेज पेश किया गया, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे भैया क्या। तो आप लोग मुझे बताइए, आप लोग मुझे बताइए कि विश्व में सबसे पहले मूल अधिकारों का विकास किया गया था ब्रिटेन में। ब्रिटेन में एक राजा हुए जिनका नाम था सर जॉन। उन्होंने 12 जून 1215 में क्या किया, या 15 जून 1215। ठीक है, हालांकि जून याद रखना, आप नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल 1215 भी याद रख लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि 1215 में ब्रिटेन के राजा ने अपनी प्रजा को सर्वप्रथम मूल अधिकार दिए। ठीक है, मूल अधिकार कैसे दे दिए, उसने अधिकारों से संबंधित एक घोषणा पत्र जारी किया जिसे डॉक्यूमेंट कहा गया, पहला डॉक्यूमेंट या मैनिफेस्टो कहा गया कि सर फर्स्ट डॉक्यूमेंट हैज बीन प्रेजेंटेड इन ब्रिटेन वाय किंग सर जॉन। कब? इन 1215 में मूल अधिकारों का एक लिखित दस्तावेज पेश किया गया राजा सर जॉन के द्वारा। ठीक है, अब दूसरा दस्तावेज कब आता है,
सेकंड दस्तावेज कब आता है? लिखित दस्तावेज क्या किया गया भैया? पेश किया गया। दूसरा रिटर्न डॉक्यूमेंट कब आता है? दूसरा डॉक्यूमेंट आता है 1689 में, जिसे बिल ऑफ राइट कहा गया। बिल ऑफ राइट का संबंध किससे है? बिल ऑफ राइट का संबंध अधिकारों से है। किससे है? बिल ऑफ राइट का संबंध किससे होगा? अधिकारों से। ठीक है, तो यहां पर आप ये भी समझना कि मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होगा। मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होगा जहां पर अधिकारों की चर्चा की जाए? ठीक है, आप कहेंगे सर अधिकारों का घोषणा पत्र। आप कहेंगे सर अधिकारों का घोषणा पत्र क्या कहलाता है? आप कहेंगे सर मैग्ना कार्टा कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्ना कार्टा कहलाता है। चलिए, यहां पर हम लोग बात करेंगे, सारी चीजें हैं, उम्मीद है आप लोग यहां पर समझ रहे होंगे। तो आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए कि सर यहाँ पर हम इन चीज़ों को पढ़ते हुए चल रहे हैं कि भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मूल अधिकारों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, विश्व में पहला 1215 में लिखित दस्तावेज ब्रिटेन के राजा सर जॉन ने पेश किया। दूसरा भी ब्रिटेन में ही आता है 1689 में, जिसे बिल ऑफ राइट कहा गया। बिल ऑफ राइट मतलब अधिकारों से संबंधित था। ये किससे संबंधित था? अधिकारों से संबंधित था। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, संबंधित था। चलिए, इन चीजों को आप लोग बात करेंगे, हम लोग हमेशा इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ हमने इन चीजों के बारे में बात कर ली। अब ये स्लाइड में थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं, आप ऐसे समझें कि सर मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? आप कहेंगे भाग 3 में। कौन कौन से अनुच्छेद हैं? 12 से लेकर 35 तक। किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं? आप कहेंगे भाग 3 को। मैग्ना कार्टा का क्या मतलब है? अधिकारों का घोषणा पत्र, या अधिकारों का घोषणा पत्र, जहां पर अधिकारों की बात की जाए। ठीक है, मूल अधिकारों का विकास पहले कहां पर हुआ था? आप कहेंगे प्रथम देश था ब्रिटेन, जहां पर 1215 में मूल अधिकारों का एक लिखित दस्तावेज पेश हुआ, जिसे राजा सर जॉन ने किया। दूसरा भी ब्रिटेन में आता है। दूसरा रिटर्न डॉक्यूमेंट, लिखित दस्तावेज पेश किया गया 1689 में ब्रिटेन में, जिसे बिल ऑफ राइट कहा गया। बिल ऑफ राइट मतलब ये अधिकारों से संबंधित था। क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्या ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों की? बताइए, हो गई होगी। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बात करते हैं। बात आती है कि सर भारत में जो मूल अधिकार हैं ये कहाँ से इंस्पायर्ड हैं? आप कहेंगे सर भारत में जो मूल अधिकार हैं ये अमेरिका यानी कि यूएसए से इंस्पायर्ड हैं। यूएसए को हम अमेरिका भी कहते हैं। यूएसए को हम क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर यूएसए को हम क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर इसे हम अमेरिका भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अमेरिका। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? आप कहेंगे सर अमेरिका लिख रहे हैं। चलिए, यहाँ पर हम अमेरिका लिख रहे हैं। अब यहाँ पर चर्चा ये है कि सर इसका संविधान, अमेरिका के मूल संविधान में इसका संविधान बना। अमेरिका का संविधान कब बना है? अमेरिका का संविधान 1787 में बना। 1787 में बना। और संविधान लागू कब हुआ है? आप कहेंगे सर लागू हुआ 1789 में। ठीक है जी, 1789 में। इसमें मूल अधिकार कब जोड़े गए? मूल अधिकार इसमें जोड़े गए हैं क्योंकि अमेरिका के ओरिजिनल संविधान में मूल अधिकार नहीं थे। मूल अधिकार 1791 में जोड़े गए। आप कहेंगे सर मैं जोड़े गए। यहां तक आप लोग लिखना कि सर ये बताइए जो अमेरिका का संविधान है यहां से ही भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था ली गई है। और मूल अधिकार ये कहां से लिए गए? अमेरिका से। अब बात आती है अमेरिका के संविधान को कब बनाया गया था? 1787 में बनाया गया। अमेरिका का जो संविधान है वो कब लागू हुआ है? 1789 में। आप कहेंगे सर 1789 में। अब अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार कब जोड़े गए? 1791 में। कब जोड़े गए? 1791 में। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए सिंपल सी चीजें हैं, बहुत ज्यादा भी दिमाग पे आप लोड मत डालना।
ठीक है, मैं बताऊंगा जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, मैं उसको बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, अब बात आती है भारतीय संविधान में भाग 3 को मेग्ना कार्टा भी मैंने पहले भी बता दिया, 12 से 35 तक है। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार हुआ करते थे। कितने? जब हमारा संविधान लागू हुआ तब हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था जी? आप कहेंगे सर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, तो उसमें सात फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन करंट टाइम में वर्तमान समय में मात्र 6 हैं। वर्तमान समय में मात्र 6 हैं। तो आप कहेंगे सर वर्तमान समय में कितने हैं? आप कहेंगे सर 6। ठीक है जी, कितने हो जाएंगे जी? 6। यहां पर हमने पढ़ लिया कि सर पहले कितने थे? पहले थे 7, वर्तमान में कितने हैं? 6। एक संपत्ति का अधिकार था, एक संपत्ति का अधिकार था जिसे हम कहते हैं कि भैया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 किया गया और अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 आर्टिकल 31 इनको समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया। तो भैया तो जब संपत्ति का अधिकार हटा दिया तो इसमें क्या कर दिया हमने? 12 से 35, भैया 36 तो मैंने बताया ही नहीं, 12 से 35 बताया है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए आप लोग इतना। यहां तक आपने लिख लिया होगा कि सर मूल संविधान में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। कितने हैं? वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। कि सर संपत्ति का अधिकार कब, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? देखिए, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, यहां पर हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 19(1)(f), आर्टिकल 19(1)(f), आर्टिकल 31, इसे क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? इसे समाप्त कर दिया है। आप यहां पर ध्यान रखना, इसे समाप्त कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? इसे समाप्त कर दिया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, इसके द्वारा हम पढ़ रहे हैं कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब इसमें क्या था? जो संपत्ति का अधिकार था इसे अनुच्छेद 300 का में संविधान के भाग 12 में जोड़ दिया, और जो ये संपत्ति का अधिकार था इसे वर्तमान में क्या बना दिया है? इसे वर्तमान में क्या बना दिया? वर्तमान में इसे वैधानिक या लीगल राइट बना दिया। वैधानिक, कानूनी या इसे लीगल राइट बना दिया। क्या बना दिया? लीगल राइट बना दिया। यानी कि एक पिता के 4 बच्चे हैं तो वो पिता की संपत्ति चारों बच्चों में बराबर बांट दी जाएगी। क्या कर दिया जाएगा? बराबर बांट दिया जाएगा। यानी कि अनुच्छेद जो 300A है वो भैया जोड़ दिया गया। किसके द्वारा? 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1968 के द्वारा। किसमें शामिल कर दिया है? आप कहेंगे सर भाग 12 में 300A या 300 का जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? 300 का या 300A जोड़ दिया। चलिए यहां तक आप लोग लिखिए। साइड होकर पढ़ाऊं क्या? मैं तो बहुत साइड हूं, बताइए। मैं तो बहुत साइड खड़ा हुआ हूं। मुझे लगता है कि इतना तो आपको दिख ही रहा होगा। बहुत बढ़िया से आप लोग मेहनत करें। हाँ जी, चलिए आगे बात कर लें। इतना हमने लिख लिया कि सर पहले 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। क्यों? क्योंकि ये मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया। इसे क्या बना दिया? वैधानिक अधिकार बना दिया। इसे क्या बना दिया? ये क्या हुआ? इसे वैधानिक अधिकार बना दिया। आप कहेंगे वैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया। चलिए अब आगे बात आती है कि सर वर्तमान में 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं? आप कहेंगे सर वर्तमान में जो 6 मूल अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं? आप बता दें कि सर समानता का अधिकार है। क्या है? चलिए, इतनी जल्दी नहीं लिख पा रहे हैं। मुझे लग रहा है 17 मिनट में मैंने केवल 17 मिनट में हमने ये पढ़ा, ये तो 2-2 3-3 सेंटेंस हैं। मेरी बहन प्लीज थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए ये आप लोग लिख लीजिए जल्दी से।
यहां तक आप लोग इसको फटाफट से लिखिए, ठीक है, जल्दी से लिखिए, हालांकि मैं थोड़ा सा समय दे देता हूं। आपातकाल के समय कौन से मौलिक अधिकार लागू रहते हैं? केवल 20 और 21 को छोड़ दें तो सभी मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं, स्थगित कर दिए जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 31 में है, अनुच्छेद 19(1)(f) और 31, जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था उसे हटाकर वैधानिक यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया अनुच्छेद 300 का में। 300 का कब जोड़ा गया था? 300 का जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। किसमें? भाग 12 में, ठीक है। ये संपत्ति का अधिकार था 19(1)(f) में और 31 में, ठीक है जी। चलिए प्लीज लिखिए, लिख लीजिए, अब तो लिख ही लिया होगा यहां तक। अब बात आती है कि सर वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मूल अधिकारों की जो संख्या है वो 6 है। कितनी है? 6, ठीक है, ये नहीं, ये 6 हो गई। अब 6 में जैसे कि एक हमारा क्या है? समानता का अधिकार, दूसरा हमारा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हमारा क्या है? आप कहेंगे सर शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, और 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। क्या है? 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमें इन्हें भी पढ़ना पड़ेगा, एक एक एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। शिव प्रताप जी धन्यवाद, धन्यवाद भैया। हमने ये सारी चीज़ों को पढ़ना है और आप लोग मुझे बताते हुए भी चलेंगे, यहाँ पर आप लोग मुझे बताते हुए भी चलेंगे कि समता का अधिकार या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, कौन कौन से अनुच्छेद में? आप कहेंगे सर 14 से लेकर 18 तक। आप मुझे बताइए 14 से लेकर 18 तक कितने अनुच्छेदों में समानता का अधिकार बताया गया है? कितने अनुच्छेदों में समानता का अधिकार बताया गया है? हाउ मैनी आर्टिकल रिलेटेड टू द राइट ऑफ इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी? चलिए बता दीजिए। बिल्कुल गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सर समानता का अधिकार कितने अनुच्छेदों में है। चलिए मैं देखना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, बस थोड़ा सा क्लिक करना है माइंड को कि सर समानता का अधिकार कितने कितने अनुच्छेदों में दिया गया है। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, कौन साथी बताएंगे? चलिए मैं आपके कमेंट ही देख रहा हूं। हाँ जी, चलिए अनंत श्रीवास्तव जी बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू मेरे लाल। हाँ जी, आप सबको बहुत सारा लव यू। चलिए जल्दी से बताइए, आप बताएंगे 3। वाह खुशी वाह, आपने किस, आप बताइए खुशी, आपने कैसे काउंट किए 3? खुशबू मौर्य 5, बहुत बढ़िया, शानदार। बालकृष्ण कह रहे हैं 3, श्वेता तिवारी 4, श्रुति 14 से 1800 तो है, अरुण आर्यन वर्मा 5। चलिए जो 5 बता रहे हैं वो एकदम ठीक हैं, और जो 4 बता रहे हैं चलो वो मान रहा हूं कि वो 14 से 18 काउंट कर रहे होंगे बस। और जो 3 बता रहे हैं वो किस आधार पे बता रहे हैं? अरे भैया इसमें मैंने आर्टिकल पूछे थे ना, 14, 15, 16, 17, 18, यही तो आर्टिकल है 14 से लेकर 18 तक। 1, 2, 3, 4, 5, तो कितने अधिकार हो गए इसमें? 5 अधिकार हो गए भैया। अनुच्छेद जो 14 से 18 है उसमें समानता का अधिकार है, और समानता में कितने प्रकार की समानताएं हो गई? आप कहेंगे सर 5 प्रकार की समानताएं हो गई, यानी कि 5 प्रकार के अधिकार समानता से संबंधित हमें मिल गए। तो प्लीज थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। और जो 3 बता रहे थे वो किस हिसाब से काउंट कर रहे थे जी? हैं? तो ये तो 5 हो गए ना, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए, खत्म कहानी, ठीक है। चलिए अब बात आती है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ये 19 से लेकर 22 तक। चलिए बताइए इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं मिल रही हैं? स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की हैं आप यहां पर बताएंगे? 19 से लेकर 22 तक कितने आर्टिकल्स हैं? स्वतंत्रता से संबंधित कुल आर्टिकल की संख्या आप मुझे बताइए। चलिए मैं ये भी देखना चाहता हूं आप अपने माइंड को कितना शार्प रख रहे हैं, कितना आप जवाब देने में सक्षम हैं, क्योंकि हमारी हेजिटेशन ही तो हमें दूर करनी है। पढ़ते तो सभी हैं। अब यहां पर आप बताएंगे कि इसमें कितने हैं, कौन कौन साथी बता रहे हैं? आप कहेंगे सर 19, 20, 21, और बहुत सारे बच्चे 21 से लिख ही नहीं रहे होंगे, यानी कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें भी तो 5 हो गए, इसमें भी तो 5 हो गए। आप 21 से क्यों भूल गए? 21 से क्यों भूल गए मेरे लाल? चलिए 21 से नहीं लगाएंगे क्या? शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार नहीं है क्या? है, तो प्लीज आप उसको भी तो ऐड करिए।
शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लॉइटेशन होगा, राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि 23-24 में दिया हुआ है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, 25 से लेकर 28 तक दिया हुआ है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार 29 से 30 दिया हुआ है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 दिया हुआ है। चलिए, अनुच्छेद 32 को अंबेडकर साहब ने क्या कहा था? आप कहेंगे सर अंबेडकर साहब ने क्या कहा है? अंबेडकर साहब ने क्या कहा? चलिए, अनुच्छेद 32 को अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा व हृदय बताया। क्या बताया? संविधान की आत्मा व हृदय बताया। क्या बताया? आत्मा व हृदय बताया, हृदय, ठीक है। सोल एंड हार्ट, सोल एंड हार्ट, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा व हृदय बताया, ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्लीज नोट डाउन कर लेंगे कि सर ये बताइए अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा व हृदय है। क्यों ऐसा कहा? कि जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब सुप्रीम कोर्ट अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है। यानी कि ये भैया क्या है? अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों का अभिरक्षक है, अभिभावक है, ठीक है, मार्गदर्शक है, या भैया कह सकते हैं बॉडीगार्ड है। क्लियर हो गई चीजें? यहां पर हम लोग बात करेंगे। अब हम इन्हें भी पढ़ेंगे, एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे, 14, 15, 16, 17 सारे आर्टिकल हमें याद करने होंगे और सभी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कि सर समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से? 23 से 24, या भैया 25 से 28, आप कहेंगे 25 से 28 की सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार 29 और 30। अब आप कहोगे सर 30 के बाद डायरेक्ट 32 पे आ गए। अच्छा, किस किस का क्वेश्चन है कि भैया आपने 31 यहां पर छोड़ दिया, डायरेक्ट 32 लिख दिया। कौन कौन ये जानना चाहता है? कौन कौन ये जानना चाहता है कि सर आपने 30 के बाद सीधे 32 लिख दिया, 31 नहीं लिखा? क्या गलती से स्किप कर दिया मैंने, या मैंने जानबूझकर छोड़ दिया? कौन कौन भैया बताएंगे अनुच्छेद 31 के बारे में कि मैंने यहां पर अनुच्छेद 31 नहीं लिखा? चलिए बता दीजिए जल्दी से, जल्दी से आप मुझे बताइए। हाँ जी, राकेश तिवारी कह रहे हैं सर मैं, सौम्या गौतम कह रहे हैं मैं, और कितने हैं मैं वाले, और कितने हैं? मैं भी, हरिओम जी कह रहे हैं मैं भी। तो बेटा थोड़ा सा दिमाग खोल लो, थोड़ा सा दिमाग खोल लो, वरना जंग लगेगा। मैंने यहां पर क्या बताया था कि अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 को हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसे 19(1)(f) और 31 को हटाकर 300 का बना दिया, और इसे किसमें डाल दिया? इसे भैया कानूनी या वैधानिक या लीगल राइट बना दिया जी, ठीक है। यानी कि जानबूझकर आप ये कह रहे थे कि मुझे पूछना है, मुझे पूछना है, या फिर भैया आप दिमाग लगाकर नहीं पढ़ रहे। दो ही चीजें हो सकती हैं, है ना, दो ही चीजें हो सकती हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिल्कुल शिव प्रताप जी, चलिए बहुत शानदार, फुरकान खान जी, बिल्कुल पहले मूल अधिकार था लेकिन अब नहीं है। अब बात आती है जी अनुच्छेद 12 क्या कहता है। अनुच्छेद 12 में क्या लिखा हुआ है जी? अनुच्छेद 12 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब यहां पर डिपेंड करता है राज्य क्या उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, क्या बिहार की बात हो रही है, क्या महाराष्ट्र की बात हो रही है? आप कहेंगे ना,
ठीक है। आप कहेंगे सर यहां पर स्टेट भैया हमारे राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, राष्ट्र यानी कि हमारे नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि किसी राज्य को, ना किसी महाराष्ट्र को, ना किसी यूपी को, ना बिहार को, ना मध्य प्रदेश को, ना भैया राजस्थान को। यहां पर जो राज्य है ये हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। और राज्य की परिभाषा यानी कि हमारा देश कैसे बना है, हमारे देश की जो परिभाषा है, जो राज्य शब्द परिभाषित हुआ है, ये भैया भारत सरकार से, संसद से, राज्य विधानमंडल से, राज्य सरकारों से, स्थानीय निकायों से और अन्य निकायों से। यानी कि राज्य में राज्य सरकार, संसद, राज्य सरकार, सॉरी भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, आप कह सकते हैं सर यहां पर आप कहेंगे भैया राज्य विधानमंडल, स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय और अन्य निकाय। यहां पर क्या हो जाएगी, अन्य निकाय। तो ये सारे पॉइंट आप लोग यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप लोग लिख सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। बिट्टू कुमार कह रहे हैं सर आपका पढ़ाया हुआ क्लास में याद हो जाता है। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ये मैं नहीं, आपकी मेहनत आपको याद कराती है। मैं एक जरिया हूं, केवल एक माध्यम हूं। याद आप सब बच्चे अपने आप से करेंगे। एक तरीका है याद करने का, आप 3 बार पढ़ो, 1 बार लिख कर देखो, 3 बार पढ़ो, 1 बार लिख कर देखो। लिखना जरूरी है क्योंकि जो भी हमारे माइंड में जब दो चीजें एक साथ काम करती हैं, ठीक है, एक तो हम बोल रहे हैं, हम बोल के पढ़ रहे हैं, एक हमारी आंख देख रही है, ठीक है, तो यहां पर 2 काम हो रहे हैं। एक भैया हम जो है लिख रहे हैं और एक हमारा माइंड सोच रहा है, तो तब भी 2 काम हो रहे हैं। तो 2 मसल्स काम कर रही हैं, लिख रहे हैं हाथ से, दिमाग सोच रहा है, दोनों मसल काम कर रही हैं। और जब हम बोल के पढ़ रहे हैं, आंख से हम देख रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, तब भी हमारी 2 मसल्स काम कर रही हैं। तो भैया ज्यादा हमें याद होता है। दफ्तरी वैसे पॉलिटी पढ़िए, क्या करें इसमें भैया, बहुत ज्यादा पॉलिटी वाले टॉपिक है ही नहीं, तो क्या करोगे, इसमें सेलेक्टेड टॉपिक है, आप पहली क्लास देख लो, ठीक है, वही चैप्टर्स पढ़ लो बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है खुशी मेरी बहन। चलिए हमने यहां पर पढ़ना है कि राज्य की परिभाषा इन 6 संस्थानों से मिलकर बनेगी, भारत सरकार से, संसद से, राज्य सरकार से, राज्य विधानमंडल से, स्थानीय निकायों से और अन्य निकायों से। चलिए यहां पर अनुच्छेद 13 कहता है कि राज्य मतलब यहां पर संसद का प्रयोग हो रहा है। राज्य मतलब यहां पर संसद के लिए बोला गया है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकार का उल्लंघन हो, जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। यदि राज्य ने ऐसा कोई कानून बनाया भी है तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यदि राज्य ने ऐसा कोई कानून बनाया भी है, राज्य ने ऐसा कोई कानून बनाया, कोई कानून बनाया, तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, समाप्त हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए यहां पर आप लोग लिख लीजिए, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई समस्या? देखिए यहां पर संसद की बात हो रही है, राज्य यहां पर भैया नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर संसद को, कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे मेरे मूल अधिकारों का, आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो वह कानून अपने आप ही स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब बात आती है राज्य की परिभाषा कितने आर्टिकल्स में, 12, 36 और 152। देखिए तीनों ही आर्टिकल राज्य शब्द को परिभाषित करते हैं, तीनों ही आर्टिकल राज्य शब्द को परिभाषित करते हैं। राज्य शब्द की परिभाषा 3 आर्टिकल में, 12, 36 और 152 में। क्लियर हो गई चीजें, क्लियर हो गई चीजें, ठीक है। अनुच्छेद 13 को क्या कहा गया है, अनुच्छेद 13 को सजग प्रहरी कहा गया है। क्या कहा गया है, सजग प्रहरी कहते हैं या कहा गया है, ठीक है, कहा गया है। इसे मूल अधिकारों का गारंटर भी कहते हैं, मूल अधिकारों का, आप कहेंगे अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों का गारंटर भी कहा जाता है, मूल अधिकारों का गारंटर भी कहा जाता है।
गारंटर, आप कहेंगे सर गारंटर भी कहा जाता है। ठीक है जी, गारंटर भी कहते हैं। यहां तक आप लोग लिख लीजिए, कहते हैं। चलिए, सिंपल सी चीजें हो गई, यहां तक सिंपल सी चीजें हो गई। उम्मीद है आप लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। लिख लीजिए जल्दी जल्दी से, फटाफट से इसको लिख लीजिए। आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे सर, ये जल्दी जल्दी से लिखिए। अनुच्छेद 14 हम लोग पढ़ेंगे, अनुच्छेद 14 हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से आप लोग मुझे बताइए, जल्दी से आप लोग मुझे बताइए फटाफट से। चलिए, बहुत बढ़िया, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया भैया। हाँ जी, सपना मेरी बहन कोशिश करिए, कोशिश करिए, क्योंकि अभी तो मैंने भैया स्टार्ट ही किया है। ठीक है, प्लीज दिमाग लगाइए। मेरे दादाजी कहा करते थे कि जब कभी भी कोई चीज करने का मन ना हो तो उस किताब के केवल पेज पलटना स्टार्ट कर दो। गारंटर का मतलब है एक तरीके से सुरक्षा, सुरक्षा गार्ड। मेरे दादाजी कहते थे कि यदि किसी किताब को पढ़ने में मन ना लगे, किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में मन ना लगे, तो उस किताब के पन्ने पलटने लग जाओ, तो कोई ना कोई पेज ऐसा होगा जिस पेज पर आपको इंटरेस्ट जगेगा। कोई पेज ऐसा आएगा जिसमें आपको कोई कहानी अच्छी लगेगी, कोई चैप्टर जरूर ऐसा होगा जिसमें आपको मजा आएगा, जिसमें आपको मजा आएगा, तो वो जरूर आप करेंगे। प्रांजल कह रही है सर आपको मेरा कमेंट शो नहीं कर रहा। कमेंट दिख रहा है, लेकिन मैं अगर सभी कमेंट पढ़ने लग जाऊंगा तो फिर पढ़ाई क्या पाऊंगा। ठीक है, चलिए, अगर मैं आपके सारे ही नाम लेने लग जाऊं तो फिर तो मैं नाम लेने में ही लगा रहूंगा, पढ़ाई थोड़ी पाऊंगा, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। चलिए, बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोगों ने इसको लिख लिया। चलिए, लिख लीजिए, आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए, आगे बात करते हैं। अब बात आती है जी, समझिए, थोड़ा सा इसको माइंड लगाना पड़ेगा। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक था, जिसका अनुच्छेद 14 हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अनुच्छेद 14 हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप कहेंगे सर अनुच्छेद 14 की अगर बात हो रही है तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, यहां पर हम लिख रहे हैं। ठीक है, अनुच्छेद 14, आप कहेंगे सर विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। आप कहेंगे सर इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब बात आती है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून की नजरों में सब समान है, कानून की नजरों में सब समान है, सब बराबर है, चाहे वो राष्ट्रपति है, चाहे वो उपराष्ट्रपति है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे आईएएस है, चाहे आईपीएस है, एवरीबॉडी हैज बीन इक्वल। सभी लोग एक समान होंगे, एक जैसे ही होंगे। ठीक है, अब बात आती है समान संरक्षण। सभी लोगों को, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, चाहे कुछ भी हो, कानून सबको बराबर संरक्षण देगा, बराबर प्रोटेक्शन देगा। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करते हैं, हम बात करते हैं, जानवी जी धन्यवाद मेरी बहन, हम बात करते हैं यहां पर, देखिएगा यहां हम लोग बात कर रहे हैं कि सर इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये दो देशों का मिश्रण है। अनुच्छेद 14 दो देशों का मिश्रण है कि ये हमने कहां से लिया है। आप कहेंगे सर ये हमने कहां से लिया, ये लिया हमने ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। विधि के समक्ष समानता या इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये हमने लिया ब्रिटेन से। कहां से जी? ब्रिटेन से। और समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमने लिया है अमेरिका से। कहां से लिया है जी? अमेरिका से। यानी कि अनुच्छेद 14 दो देशों का मिश्रण है, दो देशों का मिक्सचर है। अभी हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 14 कहता है कि सभी लोग बराबर हैं, चाहे कोई राष्ट्रपति है, चाहे उपराष्ट्रपति है, चाहे कोई भी XYZ, सब समान होंगे। ठीक है, लेकिन यहीं पर ये कुछ विवाद भी हैं। जैसे अपवाद क्या क्या है अनुच्छेद 14 के? अनुच्छेद 14 के अपवाद कौन कौन से अपवाद हैं? आप कहेंगे सर अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 कहता है कि जब तक राष्ट्रपति राज्यपाल अपने पद पर होंगे उन्हें विशेष अधिकार मिलेंगे। अब विशेष अधिकार में क्या होगा राष्ट्रपति राज्यपाल को? जब तक राज्यपाल राष्ट्रपति पद पर हैं उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिख सकते। ठीक है,
हाँ, अगर उन्होंने कोई बड़ा क्राइम किया है तो उन्हें पहले उनके पद से हटाया जाएगा, उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा भी लिखा जाएगा, गिरफ्तार भी किया जाएगा, सजा भी होगी, क्योंकि वो भी तो भारत के ही नागरिक हैं। अगर किसी राष्ट्रपति ने किसी का मर्डर कर दिया, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, वैसे सिली एग्जाम्पल है, कोई मतलब नहीं बनता इसका, लेकिन फिर भी बताना पड़ेगा कि सर किसी राष्ट्रपति राज्यपाल ने कोई बड़ा क्राइम कर दिया तो क्या उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? किया जाएगा, लेकिन जब तक वो अपने पद पर हैं तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकते। अपवाद का मतलब होता है एक्सेप्शंस क्या हैं। यहां पर आप लिख सकते हैं कि सर एक्सेप्शंस क्या हैं, एक्सेप्शंस क्या हैं, अपवाद क्या हैं। जैसे मैंने यहां पर कहा था ना कि अनुच्छेद 14 कहता है कि सब लोग कानून की नजरों में समान है, बराबर है, बराबरी का अधिकार सबको मिलेगा कानून के अनुसार, ठीक है। लेकिन अपवाद यह है कि 361 कहता है कि ये राष्ट्रपति राज्यपाल को विशेष अधिकार दे रहा है, और यहां पर क्या था, कानून सबके बराबर है, लेकिन यहां पर क्या है, विशेष अधिकार, स्पेशल राइट्स हैं कि जब तक राष्ट्रपति राज्यपाल अपने पद पर हैं इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते, इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिख सकते। अनुच्छेद अनुच्छेद 105 और 194 ये कहते हैं कि सांसद, सांसद कौन होता है? जो संसद सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को एमपी कहा जाता है। कि एमपी जब भैया इन्हें विशेष अधिकार मिले हुए हैं, एमएलसी, एमएलए, एमएलए होता है विधानसभा का सदस्य, एमएलसी होता है विधान परिषद का सदस्य। एमएलए इनकी फुल फॉर्म लिख रहा हूं मैं, एमपी, एमपी आप कहेंगे सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट संसद सदस्य, संसद सदस्य। और संसद सदस्य को क्या कहते हैं? संसद सदस्य को सांसद कहा जाता है। क्या कहते हैं जी? सांसद कहते हैं, ठीक है जी, सांसद। आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे एमएलए, 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 एमएलए इसे हम बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। इसे हम क्या बोलेंगे भैया? विधानसभा सदस्य। क्या बोलेंगे जी इसे हम? विधानसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य। विधानसभा सदस्य को हम क्या बोलते हैं जी? विधायक। क्या बोलते हैं जी इसको? विधायक। चाचा विधायक हैं, यार तेरा कर लेगा हैंडल, कोई गाना भी तो ऐसे। चलिए नेक्स्ट एमएलसी, एमएलसी इसे बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहां पर हम बात करेंगे सर, यहां पर हम बात कर रहे हैं, आप कहेंगे भैया विधान परिषद सदस्य, विधान परिषद सदस्य। इसे भी विधायक ही बोला जाता है। क्या कहते हैं? विधायक। जैसे संसद, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को सांसद कहते हैं, वैसे ही विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को विधायक कहते हैं। अब इन्हें अधिकार क्या मिले हैं? विशेष अधिकार क्या हैं? कि सत्र यानी कि सेशन के 40 दिन पूर्व या 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब सत्र कौन से होते हैं? 3 सत्र हो रहे हैं, 3 सेशन चल रहे हैं। एक चलता है भैया बजट सत्र चलता है, कौन सा? बजट सत्र चलता है, ठीक है। एक चलता है जी मानसून सत्र चलता है, मानसून सत्र चलता है, और एक चलता है जी कौन सा? एक मानसून सत्र है और एक है जी शीतकालीन सत्र। यानी कि शीतकालीन, जब संसद या विधानसभा के, लोकसभा या विधानसभा के जब सत्र चलते हैं, सेशन चलते हैं, तब उन्हें एमपीज और विधायकों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? गिरफ्तार नहीं कर सकते, ठीक है जी। लिख लीजिए यहां पर प्लीज। तनीषा मेरी बहन थोड़ा सा वेट करिए, अभी हमने केवल अनुच्छेद 14 पढ़ा है, मैं 19 पे नहीं आया। बताऊंगा अनुच्छेद 19 में किस किस प्रकार की स्वतंत्रता, मैं समझ रहा हूं स्वतंत्रताएं जरूर बताऊंगा,
ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता, जो भी चीजें होंगी सारी स्वतंत्रताएं मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मेरी एक सजेशन है आप लोगों के लिए, जिस दिन जो चीजें मैं पढ़ाऊं उस दिन वही चीजों पर आप फोकस करें, तभी हम मेहनत कर पाएंगे। मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं अभी अनुच्छेद 14 और आप लोग लगे हुए अनुच्छेद 19 में या 12 में, तो दिक्कत हो जाएगी। अभी हम 14 पढ़ रहे हैं, 14 में जो चीजें पढ़ रहे हैं उनको आप लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक है भैया। चलिए बहुत बढ़िया, इसको आप लोग लिखिए जल्दी से, इसको आप लोग लिखिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी, है ना, इसको आप थोड़ा सा जल्दी से लिख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोगों ने आई होप लिख लिया होगा, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। मुझे बताएं मानसून का मतलब क्या होता है? मानसून सत्र चलता है जब मौसमी, जब बरसात स्टार्ट होती है उसे मानसून सत्र कहा जाता है। चलिए जुलाई अगस्त में आता है मानसून सत्र, जुलाई अगस्त में। ये भैया फरवरी मार्च में बजट होता है, नवंबर दिसंबर में चलता है शीतकालीन। चलिए ठीक है भैया, चलिए हटो तो सर, लीजिए हटिया भैया, ब्रज किशोर हटिया में तो। चलिए लिखिए प्लीज, इतना लिखिए। हाँ बिल्कुल 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 सपना, बिल्कुल मेरी बहन। देखिए हम लोग जब तक इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आप ये बताओ जिस दिन पहले दिन आप जो है मोबाइल लेकर आते हो, कोई नया फोन लेकर आते हो, एंड्रॉयड फोन लेकर आते हो, क्या पहले दिन ही वो सारा फोन आपको समझ में आ जाता होगा? उसके बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जो आपको धीरे धीरे पता चलेंगे, अच्छा इससे ये भी होता है, अच्छा कैमरे की क्वालिटी ऐसे भी होती है, इसका ऐसे भी एडिट कर सकते हैं। हम धीरे धीरे ही समझते हैं ना, तो ऐसे ही विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, इनको जितनी गहराई से समझने का प्रयास करोगे उतना ही मजा आएगा पढ़ने में, उतना ही मजा आएगा। चलिए लिख लिया आप लोग, लिख गया, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 14, देखिए अनुच्छेद 14 की बात आती है कि सर नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहा जाता है, कि सर नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्यों कहते हैं? आप कहेंगे आर्टिकल 14 को नेचुरल जस्टिस इसलिए कहा गया है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, क्योंकि भैया इसमें यह लिखा हुआ है कि सभी लोग समान हैं, चाहे वो भारत का हो चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, चाहे वो सामान्य जाति से हो चाहे वो पिछड़ी जाति का हो, चाहे वो निम्न जाति का हो चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट का हो, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का हो, कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो। चलिए तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, लेकिन अनुच्छेद 14 को कौन से मामले में कहा गया था कि यह नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है? चलिए आप कहेंगे सर ये यहां पर नैसर्गिक की बात हो रही है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, किसने? आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 14 को नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहा, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहा, न्याय का सिद्धांत कहा। चलिए यहां तक आपने लिख लिया, चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिया होगा, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें रहती हैं आज के लिए, मुझे लगता है कि इतना काफी है, आज के लिए इतना काफी है, ये भी मैं बता देता हूं। चलिए अनुच्छेद 15 हम कल से ही स्टार्ट करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। तो ये बताइए कि इतनी चीजें आपको समझ में आई, इतनी चीजें आपको समझ में आई हैं, ये चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें और विश्वास रखना कि ये मेहनत आपको एक दिन निश्चित ही सफलता दिलाएगी। मिलते हैं भैया फिर आपसे कल इसी समय बात करेंगे। चलिए तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। निशा जी राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती तभी तो दिक्कत हो रही है, मैं तभी तो कह रहा हूं, अभी आपका कुछ देर पहले कुछ और कमेंट था, मैं तभी तो कह रहा हूं कि जिस टॉपिक को मैं जब पढ़ाऊं उसे तभी पढ़ो, मैंने राष्ट्रपति पढ़ा ही नहीं, और राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इलेक्शन होता है राष्ट्रपति का।
अभी तो मैं मूल अधिकार पढ़ा रहा हूं, तो मूल अधिकार पे चर्चा कर लो। ठीक है भैया, चलिए तो सभी को जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे।